Good day to all of you students. Today I shall teach you class 11th English Hornbill lesson number 4. Name of the chapter is Landscape of the Soul. Name of the writer is Nathalie Troy and it's a part second of this chapter. Student, it's a part second of this chapter and before this we have read, इससे पहले हमने पढ़ा था Chinese painter does not want you to borrow his eyes. Chinese painter ये कभी नहीं चाहता कि आप उसकी आँख को बोरो करो, बल्कि वो क्या चाहता है, ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड. वो ये चाहता है कि वो उसके माइंड में एंटर करें, वो ये देखें कि उसने किस तरह का लैंडस्केप बनाया है, किस तरह से उसने पिक्चर बनाई है. और लैंडस्केप क्या होता है? लैंडस्केप इज़ एन इनर वन, स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल प्लेस. और जो लैंडस्केप जो चाइनीज़ पेंटर जो है लैंडस्केप बनाता है, तो वो क्या होता है स्टूडेंट, वो क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स स्पिरिचुअलिटी, ये आध्यात्मिका को बताता है. और कंसेप्चुअल स्पेस होता है और उस लैंड के संबंधी जो उसके विचार हैं वो अपने जो है वो दिखाता है पेंटिंग के दौरान जो है. एंड नेक्स्ट स्टार्ट फ्रॉम हेयर स्टूडेंट. दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज शेंशुई. उसके जो ये विचार हैं जो पेंटर के जो हैं, उसने जो लैंडस्केप के विचार बताए हैं, द कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज शेंशुई. उसने अपने विचारों को कैसे बताया है? एज ए शेंशुई बताया है. और लिटरली माउंटेन वाटर. और शेंशुई का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? माउंटेन वाटर. विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप. और इसको जो है ये वर्ड विच यूज टुगेदर, और इसको जो है यूज़ किया जाता है ये प्रेजेंट करने के लिए लैंडस्केप को बताने के लिए. द कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंचुरी. कंसेप्ट को जो है एज ए सेंचुरी बताया गया है और सेंचुरी का मतलब होता है माउंटेन वाटर. और इस विच यूज टुगेदर, इसको यूज़ किया जाता है लैंडस्केप को रिप्रेजेंट करने के लिए. मोर देन 2 एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, दीज रिप्रेजेंट 2 कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स. कहते हैं मोर देन 2 एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज. एक इमेज है और उसके अंदर जो है 2 तत्व बताए हैं और वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 2 कॉम्प्लीमेंट्री जो है पोल्स बताते हैं. 2 पूरक जो है वो ध्रुव बताए जाते हैं. रिफ्लेक्टिंग द डायस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स. और उसमें जो है जो डायस्ट है उसके विचार बताए हैं, यूनिवर्स के बारे में जो है उसके विचार बताए जा रहे हैं. क्या बताया? जो लैंडस्केप होता है इसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं एक इमेज के, और वो उसमें क्या होता है 2 कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स होते हैं, 2 उसमें जो है पूरक ध्रुव बताए जाते हैं. और ये क्या बताते हैं? ये डायस्ट के जो है यूनिवर्स के बारे में जो उसके व्यूज़ हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं. माउंटेन इज़ यंग. माउंटेन को क्या बोला गया है कि माउंटेन तो यंग है. रीचिंग वर्टिकल टुवर्ड्स हेवन. और माउंटेन जो होता है वर्टिकल ऊपर वाली साइड, ऊपर जो है वो हेवन की तरफ, स्वर्ग की तरफ जो है ऊंची ऊंची चोटियाँ होती हैं. तो माउंटेन को यंग बोला है जो ऊपर जो है हेवन की तरफ जो है ऊपर जो वर्टिकली जो है जाता है आसमान की तरफ. और स्टेबल है, स्थिर है, वार्म है. एंड ड्राई इन द सन. और जब सूरज की गर्मी पड़ती है तो सूखता भी है और गर्म भी हो जाता है. तो माउंटेन को क्या बोला? यंग बोला है. और ये हेवन की तरफ, स्वर्ग की तरफ ऊपर जाता है वर्टिकली. और स्टेबल है, स्थिर है, वार्म गर्म है, सूखा है जब सूरज की गर्मी पड़ती है. वाइल द वाटर इज यन. और पानी को यन बताया है. ये था माउंटेन वाटर. तो माउंटेन को तो यंग बताया है और वाटर इज यन, वाटर जो है वो यन है. और ये क्या है? हॉरिजेंटली है, ये समांतर है. ये नीचे पानी जो है बहता है, ये वर्टिकली नहीं है. पहाड़ जो होते हैं वर्टिकली होते हैं और पानी जो होता है वो हॉरिजेंटली बहता है. एंड रेस्टिंग ऑन अर्थ कहते हैं, और वाटर को तो यिन बोला हुआ है. और ये क्या है? हॉरिजेंटल है, रेस्टिंग ऑन द अर्थ. और ये ज़मीन पे होता है, फ्लूइड होता है, तरल होता है, मॉइस्चर होता है इसमें, और कूल ठंडा होता है. द इंट्रैक्शन ऑफ यिन द रिसेप्टिव फेमिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी एंड इट्स काउंटर पार्ट यंग, एक्टिव एंड मैस्कुलिन. द इंट्रैक्शन ऑफ यिन द रिसेप्टिव फेमिन. कहते हैं इंट्रैक्शन ऑफ द यिन. यिन क्या है? पानी है. और ये क्या बताता है कि फेमिनाइन है. फेमिनाइन मीन्स होता है कि ये एक फीमेल से है, रिलेटेड है, स्त्रीलिंग है. द इंट्रैक्शन ऑफ द यिन रिसेप्टिव फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी. और जो यिन है ये हमारी यूनिवर्सल एनर्जी है, हमारे यूनिवर्सल को जो है एनर्जी देती है, हमें जो ताकत देती है. और इसको जो है फेमिनाइन बोला हुआ है, ये एक जो है स्त्रीलिंग है. एंड इट्स काउंटर पार्ट यंग.
और उसका जो दूसरा काउंटर पार्ट क्या है, यांग है। यांग क्या है, माउंटेन बताया था, माउंटेन यांग। और ये क्या है, एक्टिव है और मैस्कुलिन है। एक्टिव भी है और मैस्कुलिन भी है। और मैस्कुलिन क्या होता है, मेल से रिलेटेड है, मेल है ये। और ये क्या है, यिन क्या है, फीमेल है। और यांग क्या है, मेल है, पुरुषलिंग है। इज ऑफ कोर्स ए फंडामेंटल नोशन ऑफ द डाइज्म। ये डाइज्म के जो है फंडामेंटल नोशन थे, ये डाइज्म के जो है फंडामेंटल आइडियाज़ थे। उसने ये बताया है कि माउंटेन जो है वो तो यांग है और जो पानी जो है वो जो है यिन है। तो ये डाइज्म ने जो है अपने विचार दिए थे माउंटेन वाटर के ऊपर। What is often overlooked is an essential this element, third element. What is often overlooked is an essential third element. कहते तीसरा और क्या देखा गया है कि थर्ड एलिमेंट भी ज़रूरी है, द मिडल वर्ड। और उसने जो है एक डाउज जो डाउजिम था, उसने जो है एक और थर्ड उसके भी विचार थे डाउ के कि व्हाट इज़ ओपन ओवरलुक्ड, क्या देखा जाता है कि एक ज़रूरी और थर्ड एलिमेंट भी है। और थर्ड एलिमेंट क्या था, मिडल वर्ड। मिडल वर्ड हो गया बीच वाला। बीच वाला भाग क्या है, शून्य, खाली। वेयर देयर इंट्रैक्शन टेक प्लेस, जहाँ पे उनकी जो है इंट्रैक्शन जो है टेक प्लेस होती है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। कहते हैं दिस कैन बी कंपेयर्ड। और ये जो मिडल वर्ड है ना, इसको किससे कंपेयर किया गया है, जब एक योगी, जब एक कोई साधु जो है अपनी साधना करता है, प्राणायाम करता है, ब्रीथ सांस लेता है उस शून्य में, रिटेन अपनी सांस अपने अंदर रखता है, रिटेन करता है, ब्रीथ आउट, फिर वो अपनी सांस छोड़ता है। एक योगी क्या है, साधु जो है क्या करता है, वो योगा करता है, प्रैक्टिस करता है, प्राणायाम करता है। तो प्राणायाम में सांस अंदर लेता है, रखता है, फिर सांस को बाहर निकालता है। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज वॉइड। और सस्पेंशन ऑफ, जब वो ब्रीथ को रोक लेता है, जब अपनी सांस को रोक लेता है, तो वो क्या है, वॉइड है, वो खाली है। वेयर मेडिटेशन अकर्स, जिसको हम कहते हैं कि मेडिटेशन है। तो एक योगी क्या करता है, सांस लेता है, रखता है, फिर छोड़ देता है। और जब अपनी सांस को वो रोकता है, सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ, जब सांस को रोकता है, तो वो क्या होता है, वॉइड होता है, जिसमें बोलते हैं हम कि वो मेडिटेशन अकर्स है, मेडिटेशन हो रहा है। द मिडल वर्ड इज असेंशियल। और ये मिडल वर्ड जो शून्य में जो खाली जगह है, ये भी बहुत ज़रूरी है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट। और इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइट अनपेंटेड स्पेस इन द चाइनीज लैंडस्केप। तो ये बताया इस तरह से इम्पोर्टेंस होती है ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस। जब जो एक चित्रकार जो है एक पेंटिंग करता है और उसमें वो कुछ जगह खाली छोड़ देता है, वाइट होती है वो जगह, उस और क्या होती है, अनपेंटेड होती है। तो अनपेंटेड स्पेस इन द चाइनीज़ लैंडस्केप। और जब चाइनीज़ लैंडस्केप बनाता है, जो चाइनीज़ पेंटर जो है लैंडस्केप बनाता है, पेंटिंग बनाता है, तो वो कुछ जगह खाली छोड़ देता है, वाइट होती है, अनपेंटेड स्पेस होती है। तो उसको क्या बोलते हैं कि वो जो है मेडिटेशन को इंडिकेट करता है। दिस इज़ आल्सो वेयर मैन फाइंड्स फंडामेंटल रोल। और कहते यही वो जगह है जहाँ पे है, दिस इज़ आल्सो वेयर मैन फाइंड्स ए फंडामेंटल रोल, जहाँ पे इंसान को जो अपना फंडामेंटल रोल मिलता है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, जहाँ पे एक इंसान जो है, जहाँ पे स्वर्ग है और ज़मीन है, उसके बीच में वो रहता है। ही बिकम्स द कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। ही बिकम्स द कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, ही बिकम्स द मीडिएट, वो मीडिएटर होता है बीच में, कम्युनिकेशन बिटवीन द बोथ पोल्स। और वो दोनों पोल्स में जो है कम्युनिकेशन करता है ऑफ द यूनिवर्स। वो यूनिवर्स के जो दोनों पोल हैं, दोनों पोल्स कौन से हैं स्टूडेंट, हेवन और अर्थ, जहाँ पे ज़मीन भी है और ऊपर क्या है, स्वर्ग है। नीचे ज़मीन पे इंसान रहता है और ऊपर जो है स्वर्ग है। और ही बिकेम्स कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, वो एक कम्युनिकेशन का जो है, बातचीत करने का जो है संचार रहता है बिटवीन बोथ द पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। इस यूनिवर्स के दोनों पोल्स के बीच में वो कम्युनिकेट करता है। वो अर्थ और हेवन, ज़मीन के और स्वर्ग के बीच में, दोनों में जो है वो कम्युनिकेशन करता है, दोनों में जो है वो मेडिटेशन करता है और उसकी दोनों से बात होती है इस यूनिवर्स में। हिज प्रेजेंस इज असेंशियल। और कहते हैं उसकी प्रेजेंस भी बहुत ज़रूरी है। इवन इट्स ओनली सजेस्टेड, हालांकि ये जो है एक सलाह दी गई है, सजेस्ट किया गया है
फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स। कहते फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट, कहते वो लॉस्ट हो जाता है या दब जाता है लॉफ्टी पीक्स से। लॉफ्टी पीक्स जो ऊंची ऊंची चोटियों से दूर जो है वह कहीं खो भी जाता है, कहीं दब जाता है। ही इज़ वह इन फ्रेंक्यूस चेंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन द आई ऑफ लैंडस्केप। तो ये क्या बताया स्टूडेंट, फ्रेंक्यूस चेंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन। फ्रेंक्यूस चेंग ने जो है उसने अपने एक वंडरफुल एक्सप्रेशन दिए हैं, किस में दिए हैं, द आई ऑफ द लैंडस्केप। उसने जो ये लिखा था द आई ऑफ द लैंडस्केप, उसमें जो है फ्रेंकिस चेज की जो एक वंडरफुल एक्सप्रेशन है, एक वंडरफुल उसकी राइटिंग है द आई ऑफ द लैंडस्केप, उसमें उसने जो अपने विचार बताए हैं। एक्सेप्ट फ्रॉम लैंडस्केप ऑफ द सोल, जो हमने ये स्टूडेंट ये पढ़ा है, ये एक एक्सेप्ट है, ये एक पैराग्राफ है, एक पार्ट है इसका, लैंडस्केप ऑफ द सोल का जो है एक पार्ट पढ़ा है हमने, एक हिस्सा पढ़ा है। एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज़ पेंटिंग स्लाइटली एडिटेड, और इसके बीच में थोड़ा सा जो एथिक्स का बताया है और जो मॉरल वैल्यूज़ का बताया है, आध्यात्मिकता के बारे में बताया है चाइनीज़ पेंटिंग में, वो थोड़ा सा कहते हैं इसमें एडिट किया हुआ है। नेक्स्ट स्टूडेंट, गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट, कि इनसाइड आर्ट, गेटिंग इनसाइड, अंदर क्या है, आउटसाइडर आर्ट। इनसाइड आर्ट होता है और आउटसाइड आर्ट होता है, हमारे अंदर की कला होती है और बाहर की कला होती है। व्हेन फ्रेंच पेंटर जीन डफट mooted द कंसेप्ट ऑफ आर्ट ब्रट इन 1940। व्हेन फ्रेंच पेंटर कहते जब एक फ्रेंच पेंटर था, फ्रांस का एक पेंटर था जिसका नाम था जीन डफट, उसने mooted द कंसेप्ट, उसने एक कंसेप्ट को बताया। किस कंसेप्ट को बताया स्टूडेंट, आर्ट ब्रट के बारे में। 1940 में आर्ट ब्रट के एक कंसेप्ट के बारे में पेंटर ने बताया जिसका नाम था जीन डबुफेट। द आर्ट ऑफ अनट्रेंड विजनरी वाज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। उसने बोला कि द आर्ट ऑफ द अनट्रेंड विजनरी, कहते कुछ कला क्या होती है जो ट्रेंड नहीं होते हैं उनका आर्ट होता, वाज माइनॉरिटी इंटरेस्ट, वो एक थोड़ा सा ही इंटरेस्ट होता है, कुछ लोगों का ही इंटरेस्ट होता है जो अनट्रेंड होते हैं। कुछ लोग जो कहते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट होता है, कुछ लोग थोड़े ही होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है और वो अनट्रेंड होते हैं आर्ट करने के लिए, कला में। फ्रॉम इट्स आलमोस्ट वील्ड बिगनिंग, कहते हैं फ्रॉम इट्स आलमोस्ट वील्ड बिगनिंग, वील्ड होती है एक छुपी हुई शुरुआत होती है, आउटसाइडर आर्ट बाहर का आर्ट, हैज़ ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली। कहते जो आउटसाइडर आर्ट है वो क्या है, वो तो बहुत फास्ट ग्रोइंग है। एक तो इनर आर्ट होता है और एक क्या होता है आउटसाइडर आर्ट, क्या है वो तो बहुत तेज़ी से जो है चलता है और उसका बहुत तेज़ी से जो है सब में इंटरेस्ट होता है। इन कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनल, और आउटसाइडर आर्ट क्या है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो है चलता है और वो क्या होता है फास्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है और उसका एरिया भी बहुत होता है, लोगों का इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है उसमें। दिस जेनर इज डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग। दिस जेनर कहते हैं ये शैली क्या डिस्क्राइब करती है स्टूडेंट, द आर्ट ऑफ एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट, ये उसको बताती है कि जिसको कोई अधिकार नहीं है। ये शैली ये डिस्क्राइब करती है, उस आर्ट के बारे में बताती है, एज द आर्ट ऑफ दोज, उन लोगों के कला के बारे में बताती है, हु हैव नो राइट, जिनको कोई अधिकार ही नहीं है आर्टिस्ट बनने का, एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग कोई ली नहीं है आर्ट में, जो है कला में उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, इसलिए उन्हें कोई आर्ट का अधिकार भी नहीं है। येट शो टैलेंट, फिर भी उनमें बहुत सारा टैलेंट होता है। कहते कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्होंने फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली होती है, उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली होती है आर्ट में, फिर भी वो टैलेंट दिखाते हैं। आर्टिस्टिक इंसाइट, उनकी अंदर की कला जो है, इंसाइट होता है अंदर का, आर्टिस्टिक जो है उसका नज़र आता है। देयर वर्क्स आर ए स्टिमुलेटिंग कंट्रास्ट टू ए लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स। कहते हैं उनका जो आर्ट होता है, देयर वर्क्स आर स्टिमुलेटिंग, और उनका वर्क्स क्या होता है, कहते हैं उन्होंने ट्रेनिंग तो नहीं ली लेकिन उनका काम जो होता है वो स्टिमुलेटिंग होता है, प्रोत्साहित करने वाला होता है। कंट्रास्ट टू ए लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स, और उनके कंट्रास्ट में जहाँ पे मेन स्ट्रीम ऑफरिंग होता है,
मेन स्ट्रीम ऑफरिंग मीन्स जहाँ पे मेन जगह होती है, जहाँ पे ऑफ़र किया जाता है आर्ट को, जहाँ पे मेन स्ट्रीम होता है, जहाँ पे कला की जो है ट्रेनिंग दी जाती है, कला को ऑफ़र किया जाता है, कला की ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसके मुकाबले में कहते हैं उनका आर्ट ज़्यादा स्टिमुलेट करता है, उनका आर्ट ज़्यादा प्रोत्साहित करता है, इसकी बजाय कि जो ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग तो लेते हैं लेकिन उनका आर्ट इतना अच्छा नहीं होता, उनका आर्ट ज़्यादा अच्छा होता है जो ट्रेनिंग नहीं लेते। कभी कभी ऐसा भी होता है। अराउंड द टाइम डफर्ट वॉज propounding हिज कंसेप्ट। अराउंड द टाइम तभी कहते उसी टाइम की बात है कि डुबुफेट जो है वो प्रपाउंड करता है अपने कंसेप्ट को, अपने विचारों को प्रपाउंड करता है, अपने विचारों को बताता है। इन इंडिया एन अनट्यूटर्ड जीनियस वाज क्रिएटिंग पैराडाइज। तो ये डुबुफेट ने बताया कि भारत में ऐसे भी कलाकार हैं, अनट्यूटर्ड जीनियस हैं, अनट्यूटर्ड हैं, उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, कोई ट्यूटर नहीं रखा, कोई टीचर नहीं था, अनट्यूटर्ड थे और जीनियस है, उनमें इतनी अच्छी कला होती है। वाज क्रिएटिंग पैराडाइज। और कुछ ऐसे अनट्यूटर्ड जीनियस हैं, कुछ ऐसे अनट्रेंड कलाकार हैं जिन्होंने पैराडाइज बना दिया, स्वर्ग बना दिया अपनी आर्ट से। ईयर्स गो ए लिटल पैच ऑफ जंगल, कहते बहुत साल पहले की बात है, लिटिल पैच ऑफ जंगल, और एक जंगल का जो है कुछ थोड़ा सा हिस्सा, दैट ही बिगिन क्लियरिंग टू मेक हिमसेल्फ ए गार्डन स्कल्प्टेड विद स्टोन। कहते बहुत साल पहले की बात है कि एक जंगल का कुछ थोड़ा सा हिस्सा जिसमें क्या किया, उसने शुरू किया, ही किसी ने जो ही बिगिन क्लियरिंग टू मेक डम्फर्ड, ही बिगिन क्लियरिंग टू मेक हिमसेल्फ गार्डन। कहते बहुत साल पहले की बात है कि उसने शुरू किया, क्लियरिंग होता साफ करना, मेक हिमसेल्फ ए गार्डन, एक गार्डन बनाने के लिए उसने एक जंगल का हिस्सा जो है साफ करना शुरू किया। उसने क्या किया, एक जंगल के हिस्से को जो है क्लियर साफ करना शुरू किया, अपने लिए एक बाग बनाया, गार्डन स्कल्प्टेड विद स्टोन, और बाग बनाया किससे, स्कल्प्टेड विद स्टोन, पत्थरों के साथ जो है उसने जो है एक बाग बनाया। एंड रिसाइकल्ड मटीरियल इज़ नोन टू द वर्ल्ड टुडे। और कहते उसने जो बाग बनाया और रिसाइकल्ड मटेरियल वो मटेरियल जिसको उसने दोबारा से जो है सही ठीक किया, इज़ नोन टू द वर्ल्ड टुडे, आज भी जो है वो विश्व में जाना जाता है एज द रॉक गार्डन एट चंडीगढ़। और ये आज भी जो है एक रॉक गार्डन के नाम से जाना जाता है चंडीगढ़ में। इट्स 80 ईयर ओल्ड क्रिएटर डायरेक्टर नेकचंद। तो हमने बताया स्टूडेंट कि एक हमने बताया कि हमने ही बोला, वहाँ पे नेम नहीं था, और हमने ये बोला कि उसने जो है एक जंगल का हिस्सा क्लीन किया और उसको फिर बाग बनाया और उसमें पत्थर लगाए और फिर उसने मटेरियल को रिसाइकल करके जो है उसने अपने बाग में लगाया, जिसको आज विश्व में रॉक गार्डन के नाम से चंडीगढ़ में जाना जाता है। और स्टूडेंट वो ही कौन था, इट्स 80 ईयर ओल्ड क्रिएटर, वो 80 साल का एक जो है ओल्ड क्रिएटर एंड डायरेक्टर था, एक बहुत मतलब बूढ़ा था, 80 ईयर ओल्ड, 80 साल का वो बूढ़ा व्यक्ति था और वो क्रिएटर था। 80 साल की उसकी एज थी स्टूडेंट, 80 ईयर्स ओल्ड था वो व्यक्ति और वो क्रिएटर था, उसने आर्ट को बनाया और वो डायरेक्टर भी था, उसका नाम था नेकचंद। इज़ नाउ हेल्ड एज इंडियाज़ बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट्स, और उसको जाना जाता है, इज़ नाउ हेल्ड एज इंडियाज़ बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर, उसको भारत का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जाना जाता है आउटसाइडर आर्ट के लिए। आउटसाइडर आर्ट के लिए कि उसको कोई उसने ट्रेनिंग नहीं ली थी, फिर भी उसने चंडीगढ़ में जो है एक रॉक गार्डन बना दिया, उसने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी, फिर भी उसकी अंदर की एक कला थी जिसकी वजह से उसने एक जंगल को साफ किया और उसमें जो है उसने अब उसमें जो है उसने पत्थरों के साथ जो है वहाँ पे उसने बाग को बनाया और वो आज जो है एक सबसे बड़ा जो है कंट्रीब्यूटर माना जाता है। द 50th इशूज स्प्रिंग 2005, 50वां जो था इशू स्प्रिंग 2005 ऑफ रॉ विजन, ए UK बेस्ड मैगजीन पायनियर इन आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशन, फीचर्स नेकचंद एंड हिज रॉक गार्डन स्कल्पचर वुमन बाय द वाटरफॉल ऑन इट्स एनिवर्सरी इश्यूज़ कवर। कहते 50वां जो इशू था स्टूडेंट स्प्रिंग 2005 में ऑफ रॉ विज़न,
यूके बेस्ड मैगजीन था ये, एक यूके का जो है ये मैगजीन था स्टूडेंट, रोविजन, और पायनियर इन आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशन, और इसमें जो है आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशन किया गया था, इसमें पब्लिश किया गया था इसको, इस मैगजीन में। फीचर्स नेकचंद के जो फीचर्स हैं उसमें बताए गए थे। जो यूके ने एक मैगजीन बनाया था रोविजन स्प्रिंग 2005 में, जो उसका 50वां इशू था, 50वां उसका मैगजीन था, उसमें जो है फीचर बताए गए थे, नेकचंद के जो काम बताए गए थे। एंड हीज रॉक गार्डन स्कल्पचर, और उसका रॉक गार्डन भी बताया गया था। और क्या था, वुमन बाय द वाटरफॉल, ये भी उस मैगजीन में बताया गया था। ऑन इट्स एनिवर्सरी इशू कवर, जब इस मैगज़ीन की जो एनिवर्सरी थी तो इशू कवर जो था, उस मैगज़ीन का जो कवर था उसमें जो है नेकचंद की फीचर्स के बारे में बताया गया था। द नोशन ऑफ आर्ट ब्रट एंड रॉ आर्ट, और कहते हैं नोशन के ये आइडिया जिसको आर्ट ब्रट और रॉ आर्ट जो है कहा जाता है, वाज ऑफ वर्क्स दैट वर इन देयर रॉ स्टेट एज रिगार्ड्स कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस। कहते जो आइडियाज़ हैं आर्ट ब्रट या रॉ आर्ट, आर्ट ब्रट का दूसरा नाम है रॉ आर्ट, इसके नोशंस क्या हैं स्टूडेंट, वाज ऑफ वर्क्स दैट वर इन देयर रॉ स्टेट, क्योंकि अभी ये रॉ स्टेट में होता है, अभी इसका फाइनल जो है टच नहीं होता, फाइनल वर्क नहीं होता है, तो उसको रॉ स्टेट कहते हैं। was of work that were in the raw state as regards cultural and artistic influence, कहते कल्चरल है, उसकी संस्कृति है, या आर्टिस्टिक उसका जो इन्फ्लुएंस है, अभी वो रॉ स्टेट में है, अभी जो है वो उसका फाइनल गुड नहीं है, फाइनल टच नहीं है, फाइनल पेंटिंग नहीं है, फाइनल वर्क नहीं है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम ए टीन टू ए सिंक टू ब्रोकन डाउन कार, एनीथिंग कहते कोई भी चीज़, हर चीज़, टीन से लेके टीन टू ए ब्रोकन डाउन कार, और टीन से लेके जो है और उसने जो है टूटी हुई कारें, कुड बी मटेरियल फॉर ए वर्क ऑफ आर्ट, उसने अपने आर्ट के लिए जो है जब नेकचंद ने काम किया तो उसने अपने आर्ट में क्या लिया, कहीं टीन थे, कहीं टूटी हुई कारें थे, या कोई और ब्रोकन मटेरियल था वो लिया था। समथिंग नेकचंद हैज़ टेकन टू डीजिंग हाइट्स, कहते कुछ जो है समथिंग नेकचंद ने कुछ और भी लिए जो डीजिंग हाइट से, जो चमत्कारी दिलाने वाले जो चीज़ें थी वो बनाई। रिकॉग्नाइज हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ डिफरेंस ए सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम, कहते रिकॉग्नाइज हिज आर्ट, उसके नेकचंद के आर्ट को पहचाना गया, और वो क्या था, एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ डिफरेंसेस, कि वो आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी था, एक आउटस्टैंडिंग था, बहुत ही उसका अच्छा रिजल्ट था, ऑफ द डिफरेंस एज ए सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम, कहते एक सिंगल आदमी ने, नेकचंद ने, एक सिंगल आदमी ने जो है आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी की, एक आउटस्टैंडिंग जो है उसका रिजल्ट था व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम, जब वो अपने सपनों में जीता था। द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम, और कहते जो यूनेस्को का स्विस कमीशन था उसने उसको सम्मान दिया, ऑनर दिया उसको, बाय वे ऑफ ए यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क, और उसके बाय वे ऑफ ए यूरोपियन एक्सपोजिशन, और उसने उनके किस तरीके से, जैसे एक यूरोपियन ने एक्सपोज किया, उसके काम को जो है एक्सपोज किया, उसके काम की जो है तारीफ की। द 5 month इंटरेक्टिव शो, और 5वां महीना जो था उसका इंटरेक्टिव शो का, 5 month इंटरेक्टिव शो का रीम ऑफ नेकचंद, नेकचंद ये जो है उसके वर्क का नाम है रीम ऑफ नेकचंद, जिसको हम बोलते हैं। बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम इन स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली, तो उसका जो ये 5वां शो था रीम ऑफ नेकचंद जो है ये शुरू होगा अक्टूबर में, विल बी हेल्ड ना, विल बी हेल्ड ये अक्टूबर में शुरू होगा, और एट लीडिंग म्यूजियम कहाँ पे होगा स्टूडेंट, स्विट्जरलैंड के म्यूजियम में, बेल्जियम में, फ्रांस में और इटली में। द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज़ वॉकिंग थ्रू द गार्डन, और द बिगेस्ट रिवॉर्ड कहते एक सबसे बड़ा जो रिवॉर्ड है कहाँ से चल के आ रहा है, गार्डन से, एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन,
और कहता मेरी क्रिएशन को लोग जो है एंजॉय करते हैं। नेकचंद से, नेकचंद कौन था जिसने जो है ये रॉक गार्डन बनाया था। तो उसने बताया कि सबसे बड़ा रिवार्ड तो वो है, द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज़ वॉकिंग थ्रू द गार्डन। बिगेस्ट रिवॉर्ड वो है जो उसके बाग में लोग चल के आते हैं। वॉकिंग थ्रू द गार्डन, लोग गार्डन में चल के आते हैं। एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन, और लोग वहाँ चल के आते हैं और मेरी क्रिएशन को जो है देखते हैं और एंजॉय करते हैं। यही मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। स्टूडेंट ये क्या है? ब्रिंडा सूरी, हिंदुस्तान टाइम्स 28 अगस्त 2005। इट्स ए रिपोर्ट ऑफ एन हिंदुस्तान टाइम। ये हिंदुस्तान टाइम की ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है, इट्स ए न्यूज़, ये न्यूज़ में है। नेकचंद की न्यूज़ जो है हिंदुस्तान टाइम में पब्लिश हुई थी ऑन 28 अगस्त 2005 को, और बृंदा सूरी ने जो है इसको पब्लिश किया था। तो ये हमने इस पैराग्राफ में हमने नेकचंद की रिपोर्ट के बारे में पढ़ा है कि उसके कला के बारे में बताया है कि उसने एक गार्डन बनाया है चंडीगढ़ में, रॉक गार्डन। स्टूडेंट, इट्स ए पिक्चर ऑफ ए रॉक गार्डन स्कल्पचर मेड ऑफ ब्रोकन बैंगल्स बाय नेकचंद। ये नेकचंद जो है कलाकार था, जो आर्टिस्ट था, उसने ये रॉक गार्डन में उसका एक दृश्य है स्टूडेंट, ए रॉक गार्डन स्कल्पचर। ये रॉक गार्डन का एक जो है सीन है, एक उसका जो है सीन दिखाया हुआ है एक जगह का। और ये जो स्टैचूज बने हुए हैं ये बने हैं ब्रोकन बैंगल से, जो टूटी हुई चूड़ियाँ होती हैं स्टूडेंट, उससे जो है ये बना हुआ है। So student, I have taught you this part second, and I have taught you complete chapter. I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this chapter. And I think you might have understood. And student, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.